शाम के 5 बज चुके थे लेकिन माँ की परोसने उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं चाह रही थी कि ये सब उठे तो माँ भी कुछ देर के लिए सुस्ता ले। बातचीत की जो भनक मेरे कान में पड़ रही थी, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि ये सब माँ को टटोल रही हैं कि मैं अब तक यहाँ क्यों जमी हुई हूँ, अपने घर क्यों नहीं चली जाती। वो जानती है इन औरतों के जाने के बाद माँ को सिर में तेज दर्द शुरू हो जाएगा और वो वही सर पर बाम लगाकर लेट जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से यही सब तो चल रहा है। माँ इन औरतों से तो कुछ कह नहीं पाती और न ही मुझसे खुलकर ही बातें कर पाती है, बस मन ही मन घुटती रहती हैं। फिर अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। माँ की ऐसी हालत देखकर मेरा मन भी दुखी हो जाता है। आखिर उन्हें दुख देने तो मैं यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो मेरे स्वाभिमान की तारीफ ही करेगी, जिससे मुझे सपोर्ट ही मिलेगा। लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि वो दिन पर दिन टूटती ही जा रही है। हाथ में पकड़ी पत्रिकाएं लिए हुए सोचने लगती हूँ कि आखिर मैंने किया क्या है। माँ ने खुद कौन से कम दुख झेले हैं। घर वालों की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने पापा से प्रेम विवाह किया था, लेकिन पापा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाई। बचपन में उसने देखा है, बात बेबात पापा की झिड़कियां खाने के बाद भी माँ हमेशा होठ सिए रहती थी। ना मुंह से कभी एक भी शब्द निकलता, ना ही बोल की कोई फूटता। आहत होकर कमरे में किसी भी कोने में जाकर माँ की आंसुओं से आंखों की कोर भीगने भी लगती तो पापा और भी लाल पीले होने लगते। खबरदार जो कभी रोई तो अभी तो मैं जिंदा हूँ, मर जाऊंगा तो पूरी उम्र रोती रहना। मैं बुरी तरह सहम जाती। आखिर माँ ने पापा जैसे कठोर सूक्ष्म और निर्मोही इंसान से कैसे प्रेम विवाह कर लिया। कुछ बड़ी हुई तो माँ से सीधे ही पूछ लेती, माँ हर समय क्यों इनकी डांट फटकार सुनती रहती हूँ, अलग क्यों नहीं हो जाती। अगर कमा रही होती तो शायद अलग होने की बात सोच भी सकती थी। पता नहीं किस रो में माँ ने कह दी, लेकिन वो शब्द मेरे दिलो दिमाग में उतर गए। मैंने मन ही मन में फैसला किया, चाहे जो भी हो जाए आत्मनिर्भर बनूंगी, किसी की मोहताजी नहीं करूंगी, झेलूंगी। पापा तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा और जमीन जायदाद छोड़ गए थे, उसी के सहारे माँ ने घर चलाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली तो मन खुशी से झूम उठा। नौकरी के दौरान ही मेरी दोस्ती अमित से हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और फिर शादी। अमित से शादी करने में मैंने जल्दबाजी नहीं की। पूरे 2 वर्ष लगाए थे उसे समझने में। फिर उसे समझने में मैं क्यों और कैसे चूक गई, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मुझे तो अमित समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व का ही लगा था। सोच रही थी अमित भी मुझे अच्छी तरह समझ रहा है कि मैं कितनी स्वाभिमानी हूँ और शादी के बाद भी आत्मनिर्भर ही रहना पसंद करूंगी। तब तक तो वो कही यही कहता था कि मेरे इसी गुणों से वो प्रभावित हुआ है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही से चल भी रहा था। माँ, रिश्तेदार सभी इस रिश्ते से खुश थे। फिर क्यों कैसे हो गया। शादी के कुछ दिन बीतने के बाद ही लगने लगा कि अमित अब बदलने लगा है। थोड़ा गहराई से सोचा तो माँ की तरह सिर में दर्द होने लगा, चाय पीने की तलब होने लगी। तब तक कामनी चाय बनाकर ले आई थी। शायद मेहमानों के चाय का टाइम हो भी गया था। मेहमानों का ध्यान आते ही मन कसेला सा हो उठा। सोचने लगी, लोग दूसरों की जिंदगी के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, क्यों नहीं उन्हें उनके तरीके से जीने देते। मैंने तो अमित से भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैं तो अपनी कुछ इच्छाओं को किसी के साथ बांट नहीं सकती, अमित के साथ भी नहीं। लेकिन ये औरतें, अमित को जब पहली बार प्रमोशन मिला तब उसने मेरे नौकरी करने पर आपत्ति जताई। तभी से हम दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। मैंने अपना पक्ष रखा, ठीक है तुम्हारी तनख्वाह घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, घरेलू महिला बनकर जीवन नहीं जी सकती। कौन कह रहा है तुम्हें घरेलू महिला बने रहने को। अपना लिखना पढ़ना तो घर रहकर भी जारी रख सकती हो। अगर ताउम्र हम दोनों दौड़ भाग करते रहे तो जिंदगी का मजा जाता रहेगा। मेरी दिली तमन्ना है कि हमारा खुशनुमा घर हो, बच्चों की किलकारियों से घर के दरो दीवार गूंजे। बच्चे, मैं बुरी तरह चिढ़ गई। इन सब की जल्दी क्या है, एक बार जिंदगी सेटल तो हो जाने दो। उसके बाद अमित ने कुछ भी नहीं कहा। उसका ज्यादा समय घर के बाहर ही बीतने लगा। मुझसे बात करता तो मतलब की बात करता और फिर चुप हो जाता। मुझे ऐसा लगा जैसे अमित मुझसे कटने लगा है। रोज रोज के झगड़ों का कोई हल निकलता दिख भी नहीं रहा था। हर दिन बहस होती। उस दिन मेरा बर्थडे था। घर का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए या शायद मुझे खुश करने के लिए अमित एक
भारी सा साड़ी लेकर आया। मैं देखते ही चिढ़ गई, इतना भड़कीला और चटकीला साड़ी। तुम जानते तो हो मैं ऐसे गहरे रंग पसंद नहीं करती, तो क्या हुआ? कभी मेरी पसंद के कपड़े भी पहन लो, कभी मेरी मर्जी से भी सज लो। अमित, मुझे किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरी इच्छा अनिच्छा की कोई परवाह नहीं? जब भी मैं कुछ कहता हूँ तुम्हारा ईगो सिर चढ़कर बोलने लगता है। ऐसी झड़पें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। मैं कहाँ तक झुकती समझ नहीं पा रही थी। उन्हीं दिनों मुझे किसी ने बताया कि अमित का अपनी असिस्टेंट बबीता से अफेयर चल रहा है। टूर पर भी वो उसे अपने साथ ही ले जाता है। तभी इतने टूर बढ़ गए हैं। शक का कीड़ा मेरे अंदर कुलबुलाने लगा। उनके हाव भाव बोलचाल में बदनीयती की बू आने लगी थी। अमित के घर पहुंचते ही मैं उस पर बरस पड़ी। अगर इतनी ही अच्छी लगती है तुम्हें अपनी असिस्टेंट, तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? टूर पर जाने का बहाना क्यों करते हो? करूँगा, ज़रूर करूँगा। जब तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं तो मैं भी कुछ सोचूँगा ही। सिर्फ़ सोचने से ही कुछ नहीं होता मिस्टर अमित, स्वीकार करने का हौसला भी रखना पड़ता है। तभी अमित का ट्रांसफ़र पुणे हो गया। पता चला बबीता भी उसके साथ जा रही है। आखिर वहाँ भी तो मुझे अपना घर व्यवस्थित करना है। अमित के शब्द उस दिन तीर की तरह चुभ गए थे उसे। दूरियाँ अपने चरम पर पहुँच गई थी। ऐसा लगा जैसे वो अभी भी मुझसे कह रहा हो, तुम नहीं तो कोई और सही। उसी दिन मैं छुट्टी लेकर माँ के पास आ गई। माँ ने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन तो अपनी ही जगह पर अड़ा था। मैंने माँ से साफ कह दिया, मुझे अमित के साथ नहीं रहना। फिर मैंने वकील से मिलकर अमित के पास नोटिस भिजवा दिया। माँ का मन उसी दिन से अशांत रहने लगा। वो हर दिन कभी प्यार से, कभी फटकार से और कभी मनुहार से समझाती। लड़कियों को एडजस्ट करना ही पड़ता है। थोड़ा सा झुक जाती तो कम से कम तलाक की नौबत तो नहीं आती। आखिर उस असिस्टेंट ने तो उसे पटा ही लिया ना। और मैं उन्हें चुप कराने की कोशिश करती रहती, लेकिन माँ को समझाने का मेरा हर प्रयास विफल हो जाता। एक के बाद एक मेहमान माँ से विदा लेकर अपने घर लौट गए। सिर्फ मैं ही थी जो घर पर माँ के साथ बैठी थी। एक दिन अचानक अमित का फ़ोन आया। उसने अधीर होकर कहा, सुधा प्लीज़ फ़ोन मत काटना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मिलना चाहता हूँ, कहो कब आ जाऊँ? तुम सुन रही हो ना? मैंने फ़ोन काट दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने शांत सरोवर में पत्थर फेंक दिया हो। मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी, आखिर अमित चाहता क्या है? क्यों नहीं मुझे चैन से जीने देता? मैंने तो बिना कहे सुने ही उसे पूरी तरह आज़ाद कर दिया। प्यार करता है वो तुझे सुधा, इसलिए माफ़ी माँग रहा है। अगर सच में उस बबीता से प्यार करता होता तो तेरे तलाक की अर्ज़ी पर अपनी स्वीकृति की मुहर ज़रूर लगाकर भेजता। तो फिर उसे महीनों के बाद मेरी याद क्यों आई? अगर सच में वो मुझे प्यार करता है तो उसी समय क्यों नहीं रोका? मैं माँ के कंधे पर सिर रखकर सिसक उठी, क्योंकि उस समय तुम अब इतने आवेश में थी कि मैं तुम्हें ठीक तरह से समझा ही नहीं पाया और तुम तलाक लेने पर उतारू हो गई। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार अपने फैसले पर फिर से विचार ज़रूर कर लो। अपने मन को टटोल कर देखो। क्या मेरा फ़ोन सुनकर तुम विचलित नहीं हुई? क्या अभी तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार नहीं है? जाना पहचानी आवाज़ सुनकर मैंने मुड़कर देखा। अमित खड़ा था, न जाने कब से दरवाजे पर खड़ा। हम दोनों माँ-बेटी के बीच चल रहे वार्तालाप को सुन रहा था। शादी-ब्याह कोई गुड्डी-गुड़िया का खेल नहीं होता कि जब मन चाहा बना लिया और तोड़ दिया। ये तो दोनों की समझदारी पर चलता है। बेटी और बड़ी शिद्दत से निभाना एक दूसरे का फर्ज होता है। यदि एक उग्र स्वभाव का हो तो दूसरे को सहिष्णु बनना ही पड़ता है। तभी वैवाहिक जीवन की बगिया हरी भरी रह सकती है। माँ का उपदेश सुनकर मेरा मन भी अब थोड़ा शांत होने लगा था। ऐसा लगा जैसे अमित के प्रति प्यार की एक चिंगारी अभी भी मेरे मन में शेष है। अलग रहने के रास्ते तो हर कदम पर खुले मिल जाएंगे, पर समझौते की मंजिलें कम ही मिलती है। दोस्तों, अपने कीमती रिश्तों को अपने अहंकार के बलि मत चढ़ने दे। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब